नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। इंदौर शहर हमेशा नवाचार के लिए जाना जाता है। हर एक क्षेत्र की हम बात करें तो कोई भी क्षेत्र हो, इंदौर आए दिन नए आयाम छूता दिखाई दे रहा है। हर एक क्षेत्र में इंदौर नंबर 1 आता दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बात करें क्राइम ग्राफ की, तो क्राइम ग्राफ में भी कहीं ना कहीं इंदौर नंबर 1 आता दिखाई दे रहा है। क्राइम ग्राफ जहाँ कम होना चाहिए, वहाँ पर दिन ब दिन क्राइम ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कारण है जो इस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है? चोरी हो, चेन स्नैचिंग, लूट डकैती या महिला संबंधी अपराध हो, या हम कहें हत्या का प्रकरण हो, लेकिन हर क्षेत्र में हर चीज में ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ कारण है? पुलिस प्रशासन क्या कुछ इस पर कार्रवाई कर रही है? क्यों अपराधी इतने बेखौफ होकर इस तरह की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं? इसी पूरे विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पलाश राठौड़ जी, और उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल जी। पलाश जी, क्या कुछ कारण है इंदौर शहर में क्राइम ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है? किस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है इंदौर शहर में? जी रोशनी, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर डीसीपी क्राइम जी। निमिष अग्रवाल जी के साथ ही साथ एक बार फिर सर का स्वागत करना चाहूँगा और साथ में बताना चाहूँगा कि इंदौर में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं या लगातार पुलिस जिस तरह के अपराधों को जो है अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, ड्रग्स पेंडलर हों या फिर अन्य तरह के अपराध जो गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं, हत्या, लूट, नकबजनी, खून खराबा जो है आम हो चुका है और लगातार पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर के पुलिस की अब तक किस तरह की कार्रवाइयाँ हुई है? लगातार धोखाधड़ी, बैंक फ्रॉड, इस तरह के अपराध भी बढ़े हैं और इन अपराधों पर पुलिस ने किस तरह के जो है अपराधियों पर अंकुश लगाया या उन्हें सलाखों के पीछे भेजा है, कितने ऐसे अपराध हैं या कितने अपराधी हैं, इन तमाम सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि एक जनता की भी जिज्ञासा रहती है, जिस तरह से अपराध देखने में आता है, जिस तरह से हत्या के मामले सामने आते हैं, जिस तरह के छोटे मोटे चाकूबाजी के मामले जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक जनता के मन में एक भय उत्पन्न होता है, एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या इंदौर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, किस तरह की कार्रवाई कर रही है, किस तरह के काम किए गए हैं पुलिस द्वारा, क्यों अपराधियों में खौफ कम होता जा रहा है। सर, ये तमाम सारे कई सवाल हैं, इस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह पूछना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से शहर में एक तरह की गैंगवार शुरू हो चुकी है, एक तरह से कई बार जो है अपराधी हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात की घटना है, हीरानगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर गोलीबारी की बात सामने आई है। इसके पहले भी इस तरह के चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई थी। तो इस तरह के अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है? नहीं, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी इस तरह के आदतन अपराधी हैं और जो इस तरह के जो अवैध हथियार या उस पर अवैध चाकू के साथ जो ये घटना करने वाले अपराधी हैं, इस पर हम लोग लगातार अपनी निगाह बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में जो है लगभग 25 अवैध हथियार और लगभग 400 के ऊपर अवैध कारतूस ये जब्त किए गए हैं इंदौर पुलिस के द्वारा। तो लगातार हम लोग इस तरह के जो अपराधी हैं उन पे उनके सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके जो हमारे जो मुखबिर तंत्र है, इन सब के माध्यम से हम उनके बारे में गतिविधियों के बारे में पता करते रहते हैं और लगातार इसमें अरेस्टिंग्स भी हो रही हैं। चाहे वो कोई भी दीक्षित हत्याकांड हो, चाहे इस तरह के जितने भी घटनाक्रम हैं, सब में लगातार माकूल कार्रवाई हो रही है। सर, एक ड्रग्स भी बढ़ा, क्योंकि इंदौर शहर के लिए ड्रग्स, हालांकि इंदौर में एक ऐसी कार्रवाई भी हुई है जिसमें 70 करोड़ का एमडी ड्रग्स बरामद हुआ था और ऐसे समय में जब पूरी जो है पूरा देश या पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, उस दौरान कार्रवाई हुई है और उससे पकड़ा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी छोटे छोटे जो हैं टिकट के रूप में जिस तरह से बात की जाती है, तो ड्रग्स पेंडलर कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस तरह के कितने अपराधियों को अब तक सलाखों के पीछे भेज दिया है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग लगभग 100 के लगभग संख्या में अब तक ड्रग्स के जो पेडलर्स नहीं हैं, वो लोग जो कि ड्रग्स को बेचते हैं, जो पेडलर्स को देते हैं और पेडलर्स के माध्यम से फिर लोगों तक जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने छोटे छोटे नेटवर्क संचालित करते हैं, इस लेवल के लोगों को कम से कम 100 की संख्या में हम लोग अब तक पकड़ चुके हैं और इसमें 1 करोड़ से ऊपर तक की ड्रग्स जो है वो अभी तक इसमें पकड़ी जा चुकी है। करीब 1 किलो ब्राउन शुगर होगी और जो है बाकी उसमें एमडी भी है और आपके चरस है, गांजा है और टैबलेट्स भी हैं। तो सभी तरह के जो नशीले पदार्थ हैं जो कि इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं, उन सब पे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें
क्योंकि इंदौर राजस्थान से सटा हुआ है, यहाँ पे प्रतापगढ़ ज़िला और जो आपका मंदसौर का इलाका है, वहाँ से ड्रग्स की यहाँ पे काफ़ी आमद होती है। तो हम वहाँ की पुलिस से भी संपर्क में हैं और जॉइंट ऑपरेशंस के थ्रू और एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है, जहाँ से जो ड्रग के जो सोर्सेज हैं उसको हम प्लग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें और इसी तरह मुंबई एक बहुत बड़ा ड्रग्स का गढ़ है, वहाँ से जो है एमडी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आती है, तो वहाँ से भी हम लोग जो है संपर्क में रहते हैं। तो इंदौर दोनों ही जो ड्रग्स के सोर्स हैं उनके बीच में लोकेटेड है, तो उसके कारण जो है यहाँ पे आवक ज़्यादा है ड्रग्स की। लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है इस पर एक निकट भविष्य में एक अच्छा शिकंजा कस पाएंगे। सर, दोनों ही चीज़ों में पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, अभी बीच में बार बार आता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा चुकी है, ड्रग्स के जो बड़े सौदागरों पर कार्रवाई की जा चुकी है, साथ ही साथ हथियारों के तस्करों को पकड़ा जा चुका है, या हथियार बनाने वाले सिगलीकरों की हम बात की जाए तो सिगलीकरों पर पहले भी पूर्व में या पुलिस के लिए बहुत ईजी टास्क माना जाता है कि सिगलीकर को पकड़ लिया और उनसे जो है हथियार बरामद कर लिए, लेकिन उसके बाद में जो वो सप्लाई करते हैं या उन्होंने अब जिस तरह से कारतूस बनाना शुरू कर दिए, जिस तरह से हाल ही की कार्रवाई जो है जिसमें पकड़ा गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में कारतूस बनाए गए, तो इन पर अंकुश लगाने के लिए या इस तरह की इन पर कोई असर हो, क्योंकि हर थोड़े दिन में एक बड़ी कार्रवाई होती है जिसमें इस तरह के तमाम सारे हथियार बरामद होते हैं या पकड़े जाते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए पुलिस क्यों इस तरह के कठोर कदम नहीं उठा रही कि यह जो डेरे पे जो संचालित हो रहे हैं या तरह तरह के तमाम सारे डेरे हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाए या उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए या उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए? नहीं, सिगलीगरों पे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग हमेशा ये प्रयास में रहते हैं कि जो सोर्स है, जो जड़ है अपराध की, उसको मूल से उसको समाप्त करें। इसलिए सिगलीगरों पे हम लोग उनके डेरों पे भी कार्रवाई करते रहते हैं और इसीलिए उनके जो मटेरियल सोर्स करने के जो स्रोत हैं, अभी कुछ दिन पहले जहाँ से उनको अपने हथियार बनाने के लिए बैरल का इस्तेमाल करते थे, हमने उस सोर्स को जो है हमने बंद किया। अब हमने जहाँ से वो कार्ट्रिज लेकर आ रहे हैं उस सोर्स को हमने बंद करने का प्रयास किया है। तो कोशिश यही है कि जितने भी ये बनाने वाले लोग हैं उनको वो पनप ना पाएँ और उनका जो पूरा इकोसिस्टम है जिसके तहत वो ये चीज़ें बना पाते हैं उसको हमने जो है क्रश करने का प्रयास किया है। सर, हाल फिलहाल में कुछ पता चला, कुछ जानकारी सामने आई है कि कहाँ से ये लोग, इन्हें कौन सप्लाई कर रहा था, इनकी सप्लाई चेन कौन है, या ये किन लोगों को सप्लाई करते हैं हथियार जो हैं? क्या किसी तरह की कोई गैंगवार या कोई ऐसा स्मगलर गिरोह है जो इनसे हथियार लेता है या बाहर बेचता है? किस किस जगह पर ये बेचे जाते हैं? नहीं है, इसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी तरफ के लोग आते हैं। उत्तरी भारत के बहुत सारे राज्यों के लोग जो हैं इनसे यहाँ से सप्लाई लेके जाते हैं और हम लोग लगातार उनको भी पकड़ते रहते हैं। अभी हरियाणा के कुछ बदमाश पकड़े गए थे, उनसे करीब दर्जन भर पिस्टल बरामद हुई थी। तो इसमें इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास में, तो हम लोग बाहरी लोगों को भी पकड़ते हैं। बट ये है कि सिगलीगरों का नेटवर्क अभी पूरे इंडिया में है और उत्तरी भारत हो चाहे दक्षिणी भारत हो, सब जगह उनकी सप्लाई है और सब जगह की पुलिस जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग ऑपरेशंस करते रहते हैं। सर, क्या एक सवाल हमेशा खड़ा होता है जब डेरा बात की जाए या बड़वानी या अन्य ज़िलों में सबसे ज़्यादा यह डेरा बनाकर रहते हैं और वहीं से यह हथियारों को बनाना भी शुरू करते हैं या वहीं से सप्लाई चेन शुरू होती है, वहीं पे बनाए जाते हैं, तो क्या वहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस है उसकी दबिश नहीं देती या उनकी नज़र, क्योंकि सबसे पहले काम किया जाता है, हम भी बात करते हैं जब इंदौर के एक छोटे से थाना क्षेत्र में कोई घटनाक्रम होती है तो सबसे पहले बात आती है कि थाना पुलिस क्या कर रही थी? क्या इस तरह की गतिविधियों में क्या थाना पुलिस की कहीं संलिप्तता है या इस तरह का जो है कई बार आरोप लगते भी आए हैं, तो क्या क्राइम ब्रांच इसमें निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेगा उस तरह की वहाँ पर जो थाना स्तर पर जो मिलीभगत की बात की जाती है, इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती है तो? नहीं, निश्चित ही यदि किसी की मिलीभगत सामने आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो है किसी भी तरह की मिलीभगत को स्वीकार नहीं किया जाता। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और जो है अभी तक हमने जो केसेस किए हैं उसमें ऐसा नहीं है। जो है बहुत सारे ज़िलों में बहुत सारे थाने की पुलिस बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही हैं और लगातार इसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। सर, दोबारा हम वापस ड्रग्स पे आते हैं, ड्रग्स की, क्योंकि बड़ी एक इंदौर शहर को बताया जाता है कि उड़ता पंजाब जैसे, पंजाब में एक ड्रग्स का बहुत बच्चा या युवा में जो है ड्रग्स उनकी नसों में घोल दिया गया था। इस तरह की गतिविधियां कहीं ना कहीं इंदौर शहर में भी अब देखी जा रही है। हमने देखा है कि कई
युवा जो हैं पबों में, बारों में या अन्य ऐसे क्षेत्रों में वहाँ पर जो है युवतियाँ हों या युवक हों या कोई यंगस्टर्स हों, किसी भी तरह के उन्हें ड्रग्स की चपेट में लेने के लिए या उन्हें आदत लगाने के लिए शुरुआत में एक शौकिया तौर पर दिया जाता है। इस तरह के कई केस सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ पुलिस ने भी कार्रवाई की है। जो पब संचालित हो रहे हैं वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें सामने आ चुकी है। क्या उन पर नज़र है, क्योंकि ड्रग्स को लेकर के एक जो है धीरे धीरे जहर घोला जा रहा है युवा पीढ़ी में और उसे ख़त्म करने की जो है कहीं ना कहीं ये साजिश है। इस तरह की साजिश कौन रच रहा है, कहाँ से ये ड्रग्स आ रहा है, इसकी चेन अब तक कभी इसका खुलासा नहीं हो पाया। आपने कहा मुंबई से, लेकिन मुंबई तक कभी इस तरह की बात, या मुंबई में कहाँ से इस तरह की चेन जो है संचालित हो रही है, ड्रग्स कहाँ से आ रहा है? नहीं, हमने मुंबई तक के जो चेन्स हैं, जो प्रतापगढ़ तक की चेन्स हैं, उस पे भी काम किया हुआ है और उसमें वहाँ से भी लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं। और पब्स पे और स्पा सेंटर्स और जितने भी इस तरह के पार्टीज़ हैं, रेव पार्टीज़ हैं, उस पे हम लोग हमेशा, हमारा मुखबिर तंत्र उस पर काम करता है और सूचना आने पे हम लोग इसमें कार्रवाई भी करते हैं। और निश्चित ही नशा जो है हमारे समाज को जो है खोखला कर रहा है और हमारे युवा पीढ़ी को ख़ास तौर से खोखला करता है। तो इसीलिए बड़ी गंभीरता के साथ जो है हम लोग नशे पे प्रहार करते हैं। और इसमें अपराध भी जो है, जो सामान्य अपराध है, उसका भी बहुत बड़ा कारण जो है बहुत बार नशा रहता है। तो इसलिए नशा हमेशा से पुलिस की प्रायोरिटी में रहा है और इसमें क्योंकि प्रक्रियाएं इसकी थोड़ी जटिल होती हैं तो थोड़ा समय लगता है इसमें कार्रवाई में, मगर जो है निरंतर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर, क्षेत्र में कई जगह ऐसी हैं इंदौर शहर में जहाँ पर जो है ड्रग्स की बात की जाए, ड्रग्स या छोड़ भी दी जाए तो गांजा है या चरस है, अफीम, इस तरह के जो दूसरे नशे हैं, इसके भी तेज़ी से जो है बिक्री हो रही है। कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त जो गुंडा तत्व हैं वह ऐसे के जो है काम कर रहे हैं और कई बार जैसे फरियादी भी लोग आते हैं या वो पुलिस पर आरोप लगाते हैं, क्षेत्रीय पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि उनके संरक्षण में इस तरह की जो गतिविधियों को जो है बेचा जा रहा है या संचालित किया जा रहा है। जिस तरह का घटनाक्रम हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में एक बहुत निर्मम हत्याकांड हुआ था जिसमें एक वहशी ने एक मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी थी। तो वहाँ पर भी परिजनों का आरोप लगा था कि उस क्षेत्र में इस तरह के जो है नशेड़ी आए दिन देखे जा सकते हैं। वहाँ पर जो है ड्रग्स का या नशे का कारोबार होता है। साथ ही साथ हम बात करें, अभी बीते दिनों हीरानगर थाना क्षेत्र में जिस तरह से एक मासूम की अज्ञात गोली से जो है मौत हुई है, उसमें विधायक जो है, क्षेत्रीय विधायक खुद कमिश्नर साहब के पास आए और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर भी ड्रग्स या नशे का जो है कारोबार होता है, वहाँ पर संरक्षण प्राप्त है और साथ ही साथ उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आपराधिक तत्व वहाँ पर सक्रिय हैं, आए दिन गुंडागर्दी होती है, खून खराबा होता है, चाकूबाजी होती है, महिलाओं के साथ लूट होती है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर, क्योंकि इस तरह ये तमाम सारे सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं, इंदौर शहर में आज से कुछ दिन पहले कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। कमिश्नरी प्रणाली में एक बड़ी अपराध शाखा गठित की गई, एक बड़ी अपराध शाखा बनाई गई, कई अधिकारियां यहाँ पर तैनात रखे गए हैं। साथ ही साथ बहुत बड़ा पुलिस फोर्स है। बड़ा बल मिलने के बाद में भी अपराधों की जो रोकथाम की बात की जा रही थी, उस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी आई है, लेकिन उतने हद तक कमी नहीं आई है जिस तरह की जो एक सोच रखी गई थी, जिस तरह से आम व्यक्ति को कहीं ना कहीं संतुष्टि होना चाहिए थी। कि इसमें जो पूरा जो अमला जो कमिश्नरेट के बाद जो यहाँ पे पोस्ट किया गया है और सभी लोग अपने इस उद्देश्य के प्रति अग्रसर हैं और लोकल पुलिस को भी इस संबंध में जो है सावधान किया गया है। उनको भी जो है इस संबंध में उनको चेताया गया है कि ड्रग्स पे ख़ास तौर से विशेष ध्यान रखें और इसमें जितने भी उनके नेटवर्क्स हैं, उनके पेडलर्स हैं, उसको जो है उसको चिन्हित करें और उस पर जो है एक प्रहार करें। तो है कुछ कार्रवाइयाँ संतोषजनक कार्रवाइयाँ भी हैं और कुछ अच्छी कार्रवाइयाँ भी हैं, तो लगातार प्रयास जारी हैं इसमें। सर, मेरा सवाल था क्योंकि खुद विधायक जो हैं, क्षेत्रीय विधायक बीजेपी के रमेश मेंदोला खुद पहुंचे थे कमिश्नर साहब के पास और उनका कहना था कि क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अब आपके पास में जब बात की जाए तो इंदौर क्राइम के साथ हमें यहाँ का भी प्रभार है कंट्रोल रूम का और कई बड़ा जो है सभी की स्थितियां यहाँ से देखी जा सकती है, किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सर, क्या उसको लेकर के कहीं कोई ऐसी चीज़ें सामने आई कि जहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं? क्योंकि लगातार इंदौर में देखा गया है कि इस तरह के आरोप जो पुलिस
पर लगते आए हैं या आरक्षकों पर लगते आए हैं, या किस तरह की रिश्वतखोरी की बात की जाए या बर्बरता की बात की जाए, तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और उसमें तत्काल एक्शन लिया गया है, उन्हें सस्पेंड किया गया है या उन पर जांच की कार्रवाई की गई है। इस तरह के जब एक प्रतिनिधि जब शिकायत करते हैं तो उस पर किस तरह की कार्रवाइयाँ आगे होने वाली हैं, या किस तरह की आपने किस तरह के निर्देश दिए हैं अपनी टीम को? नहीं, इसमें हमारे द्वारा जो है क्राइम ब्रांच में एक नार्को हेल्पलाइन भी संचालित की जा रही है, जिसमें इंदौर शहर के जो हमारे लोग हैं वो गोपनीय रूप से अपनी जो है नार्को हेल्पलाइन पे अपने क्षेत्र के बारे में सूचनाएं भी देते हैं, और बहुत सारी कार्रवाइयाँ उन सूचनाओं के आधार पर हुई हैं। मैं इंदौर की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी हमको नार्को हेल्पलाइन पर सूचनाएँ दी, जिसके आधार पर हमने बड़े ऐसे लोग जो बड़े लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त थे मगर उनका नाम सामने नहीं आ पा रहा था और कुछ कारणों से वो नहीं पकड़े जा रहे थे, तो उनको जो है पहली बार उन पर कार्रवाई करके उनको जेल में भेजा गया। तो उसमें इस तरह से कार्रवाइयाँ चल रही हैं और जनप्रतिनिधियों से भी उसमें बात की जाएगी और उनके भी फीडबैक लेके उनके क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं और जो उनके वहाँ पे चिन्हित लोग हैं उन पर भी निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। सर, अब आर्थिक अपराधों पर हम आए तो क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरह से प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, अपराध बढ़ने के साथ आर्थिक अपराधों में तेज़ी आई है। कहीं ना कहीं देखने में यह भी आया है कि आए दिन जो है बैंक फ्रॉड की बात हो या सेक्सटॉर्शन गैंग हो सक्रिय हुई है। बुजुर्ग युवा उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों पर टारगेट किया जा रहा है जो लोग या बैंक की समझ नहीं है जिन्हें, या ऑनलाइन बैंकिंग तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं है अपराध क्या होता है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के तमाम सारे अपराध सामने आए हैं। अब तक सर कितने ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस की गिरफ्त के बाद में सलाखों के पीछे जा पहुंचे हैं इस तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले, और किन तरह के जो है अपराध अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं? क्योंकि इंदौर क्राइम ब्रांच के बाद में जब इस तरह की साइबर क्राइम जो है इंदौर में जब संचालित हुआ, तो सबसे पहले शुरुआती जब अपराध था तो राज्य साइबर सेल ही था जो कार्रवाई करता था, या बात करें तो आम व्यक्ति को वहीं तक जाना पड़ता था। यहाँ पर अब पहुँचता है इजी जो है अप्रोच हो चुकी है। आम जनता की बात की जाए, एक नंबर संचालित हो रहा है, हेल्पलाइन नंबर है जिस पर शिकायत की जाए, लेकिन उस पर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। हम उन सवालों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कितनी ऐसी शिकायतें आ रही हैं और किस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे काफ़ी शिकायतें आती हैं आर्थिक अपराध की, लोगों के लेन देन के बीच के अपराध की शिकायतें रहती हैं। उसके अलावा फर्जी एडवाइजरी और फर्जी कंपनियाँ, हर्बल प्रोडक्ट की कंपनियाँ भी चलती हैं, और उसके अलावा जो है आपके लोन फ्रॉड और जॉब फ्रॉड, इस तरह की भी जो है शिकायतें आती रहती हैं। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा ही लगभग अभी 20 से 25 कंपनियाँ ऐसी 2 दर्जन कंपनियाँ जो हैं लगभग ऐसी पकड़ी जा चुकी हैं, जो कि पूरे देश भर में जो है लोगों को फ्रेंचाइजी या प्रोडक्ट्स के नाम पे या एडवाइजरी के नाम पे उनको जो है धोखा दे रही थी, चपत लगा रही थी। तो इस तरह की हम 2 दर्जन कंपनियां तो पकड़ चुके हैं, बाकी सब थाना क्षेत्र में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। एडवाइजरी के लिए और इन कंपनियों के लिए इंदौर एक बहुत बड़ा गढ़ बना हुआ है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने 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 व्यक्तिगत स्तर पे अपने घरों से या अपने छोटे छोटे ऑफिस से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और इसीलिए हमारे पास तमिलनाडु से लेके पंजाब तक और आसाम से लेके पूरा आपके गुजरात तक सब तरफ से हमारे पास शिकायतें इस तरह की आती रहती हैं, इसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ इसमें कार्रवाई की जाती है। बाकी आपसी लेन देन की काफ़ी शिकायतें रहती हैं, उनको जो भी उसमें तथ्य आते हैं उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई हम लोग करते रहते हैं। सर, इन दिनों देखा गया है कि बैंक फ्रॉड या QR कोड स्कैन कर कर धोखाधड़ी कर लेना, कुछ एक वेबसाइट जो सेलिंग की जो वेबसाइट्स हैं या एक एप्लीकेशंस हैं उन पर किसी प्रोडक्ट को बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर देना, और आम व्यक्ति को कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बना लेना। सुबह उठकर व्यक्ति जब जैसे ही खुलता उसके साथ में एक ठगी हो जाती है। त्योहारी सीज़न है सर इन दिनों आगे, क्योंकि त्योहारी सीज़न में ज़रूर इन तरह के अपराध भी बढ़ते हैं और आम व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी आकर्षित होता है इजी अप्रोच के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऑफ़र चाहिए रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए रहता है। डिस्काउंट का ऑफ़र आता है, व्यक्ति क्लिक करता है और क्लिक करते ही उसके साथ में फ्रॉड हो जाता है। इस तरह के अपराध बहुत कुछ सामने आ चुके हैं, बहुत बार हो चुके हैं। इसको लेकर के किस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, साथ ही साथ क्या अपराधियों पर इस पर कार्रवाई अभी तक हुई है? किस तरह के कोई अपराधी इसमें अब तक पकड़ में आए हैं पुलिस के? हाँ, काफ़ी अपराधी पकड़ में आए हैं। फर्जी एक बड़ा ट्रेंड है आजकल की, एक फर्जी कंपनी बन जाती है वो बाहर से,
ऑनलाइन ऑर्डर लेती है और फिर उसके बाद जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर लेके गायब हो जाती है। तो इस तरह के साइबर क्राइम भी हो रहे हैं। साइबर क्राइम काफ़ी व्यापक स्तर पे सामने आया है और मुझे लगता है कि इसमें जागरूकता इसका एक बहुत बड़ा समाधान है। पकड़ना, प्रोसिक्यूट करना एक अलग है, बट पैरेलल ट्रैक जो है वो एक जागरूकता का है। उस संबंध में हम लोग लेक्चर्स करते रहते हैं और स्कूल्स में, कॉलेजेस में और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और बिजनेस एसोसिएशंस के माध्यम से हम लोग जो है उनकी जागरूकता भी करते रहते हैं। तो साइबर क्राइम में तो ऑनलाइन एक्टिविटी जो है व्यक्ति को अपनी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तभी जो है साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। और इस संबंध में लगातार हम लोगों को बताते रहते हैं कि भाई जो ऑनलाइन ऑफ़र है उसको बड़ा देख परख के उसको विश्वास करने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन ऑफ़र आपको मिल रहा है वो इतना लुभावना है तो वो सही हो। वो लुभावना है तो वो फ्रॉड होने के उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना लुभावना ऑफ़र है उतना आपको जो है उसमें फंसाने का प्रयास हो रहा है। तो इसलिए हम हमेशा यही चीज़ लोगों को बताते हैं कि उसमें सावधान रहें। बाकी यहाँ पे हमारे एक साइबर हेल्पलाइन संचालित है, जिसमें बड़ा तेज़ी से बड़ी पॉपुलर हेल्पलाइन है वो, और बहुत उसमें लोगों के द्वारा अपनी साइबर क्राइम की समस्याएं उसे बताई जाती हैं। उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि हम ट्रांजैक्शन को रोक सकें, रिफ़ंड करा सकें। तो इस साल अभी 30 सितंबर की स्थिति में लगभग 3.25 करोड़ रुपए हम लोगों के वापस भी करा चुके हैं। तो उस स्तर पे भी जो है कार्रवाई चल रही है। तो इसमें यह है कि मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, जिसके तहत हम लोग साइबर क्राइम को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर 3.25 करोड़ रुपये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उससे बड़ा आंकड़ा कहीं ना कहीं फ्रॉड का भी है, जिसमें शिकायतें मिलती हैं। इस तरह की शिकायतें जब सामने आती है तो आम व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। कई बार तो वो शिकायत करता है, कई बार शिकायत नहीं भी करता है, कि हमें ऐसा लगेगा कि कहीं भी अगर मैं गया तो लोग हंसेंगे कि यार आप कैसे फ्रॉड के शिकार में आ गए, या छोटी ही तो रकम है। उससे बचने के लिए या उन लोगों की शिकायत का निराकरण हो, या छोटे, क्योंकि अक्सर थानों पे से भगा दिया जाता है, व्यक्ति को कहा जाता है कि आप साइबर थाने पर जाइए या साइबर में शिकायत कीजिए, आप ऑनलाइन शिकायत कीजिए, उसके बाद में उसकी सुनवाई नहीं होती, या उसका जब तक सुनवाई होती है तब तक वो अकाउंट से पैसा जो है अन्य खाते में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इस तरह की चीज़ों में थोड़ी सी तेज़ी आए, या इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए जब तक जनता पहुंचती है या समझ पाती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं वह अपराध गंभीर बन जाता है या वो ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा, तो उसको बहुत जल्दी, क्योंकि ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है इन अपराधियों को। जिस तरह से आपने बताया कि हमने जो करोड़ों रुपया लौटा दिया है, उसको भी तभी संभव हो सका होगा जब उसे बहुत जल्दी ट्रैक कर लिया गया, या शिकायतकर्ता ने सबसे पहले पुलिस की शरण ली होगी, या उसे पता होगा कि मुझे इस तरह की शिकायत करना है। उसको लेकर के किस तरह से इजी करने की बात की जा रही है, और अपनी जो टीम है उसको किस तरह से, उन्हें किस तरह से हिदायत दी गई है कि जो आम वर्ग आ रहा है या थाना स्तर पे भी इसकी शिकायत तुरंत लेकर के उसे सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करवाई जाए। नहीं, इसमें साइबर हेल्पलाइन को हम लोग काफ़ी पॉपुलराइज करे हुए हैं, लोगों में इसकी जागरूकता भी आई है जागरूकता। और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत आते ही तत्काल उसमें टीम उसमें वर्क करने में लग जाती है, और बहुत बार फरियादी की तरफ से भी लेट हो जाता है। वो लोग अपने बैंक से संपर्क करते हैं, उसमें समय निकल जाता है, इसलिए जो है बहुत बार ये इस तरह के उसमें रिफ़ंड में समस्या आती है। मगर अधिकतर मैं देख रहा हूँ कि फरियादी हमारे पास जल्दी आ जाता है, और आ भी रहे हैं साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से, तो एक अच्छा प्रयास हो जाता है उसमें। बाकी जो है उसमें जो गैंग्स हैं, फिर उसके बाद हम गैंग्स को ट्रेस करने का प्रयास करते हैं, तो दोनों तरफ से उसमें कार्रवाई चल रही है। सर अब तक कोई ऐसी गैंग या किस तरह की चीज़ें सामने आई, ये कहाँ से संचालित हो रहे हैं इस तरह, क्योंकि आर्थिक अपराध बड़े हैं, साइबर अपराध बड़े हैं, बैंक लोन के फ्रॉड की बात की जाए या सेक्सटॉर्शन गैंग का हम बात कर रहे थे, जो पूर्ण वीडियो या जो बुज़ुर्गों को या युवाओं को टारगेट करके महिलाओं के फ़ोटो लगा करके उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरह के जो अपराधी हैं, कुछ एक तो युवा सामने आए थे, कुछ थाना क्षेत्र में इंदौर से कार्रवाई हुई, कुछ ऐसी गैंग हैं जो अब तक खुलासे अपनी बदनामी के डर से जो है लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। उन्हें कैसे बचना चाहिए इसको लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक हमने 2 इंदौर शहर में आत्महत्या भी देखी, एक बैंक लोन के कारण एक बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक आत्महत्या जिसने पूरे परिवार के साथ में अपने आप को ख़त्म कर लिया था, एक बुजुर्ग की राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में मौत हो चुकी है, जिन्हें सेक्सटॉर्शन गैंग परेशान कर रही थी, इसका भी खुलासा हुआ है, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आए हैं। तो इस तरह के कई अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, और उन पर ना ही कार्रवाई हुई है, और वो लगातार अपने जो है मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए जितने भी साइबर क्राइम के अपराधी हैं उसके बहुत बड़े जो गढ़ हैं दो, वो हैं
आपके भरतपुर का इलाका है राजस्थान में, और दूसरा जो है आपका जामतारा का इलाका है। ये दो जो हैं इस वक्त, और एक तीसरा जो है वो थोड़ा सा दिल्ली नोएडा का इलाका है। तो ये तीन जो इलाके हैं ये अभी देश में बड़े ही तेज़ी से जो हैं बहुत ही व्यापक स्तर पे यहाँ पे साइबर अपराधियों के गढ़ बन के उभर के आए हैं, और बहुत सारे साइबर अपराध जो हैं वो इन्हीं 3 लोकेशन से संचालित हो रहे हैं। और इसमें लगातार हम लोग इसमें उनको ट्रैक करके उनमें टीमें भेजते रहते हैं। गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं कुछ इसमें, परंतु ये है कि ऑनलाइन इंटरेक्शन को अपना उसको ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी हो गया। ये व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो गया है कि आप अपने ऑनलाइन इंटरेक्शन को बड़ा सोच समझ से करें और जिम्मेदारी से करें। अज्ञात फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अज्ञात फ्रेंड रिक्वेस्टों को एक्सेप्ट कर लेना और फिर वो चैटिंग करना, और चैटिंग के दौरान जो है अपनी मर्यादा का जो है थोड़ा सा पालन ना करते हुए आप लोग न्यूड वीडियो कॉल करना या जो है अश्लील चैट करना, तो इन सब चीज़ों के प्रति जो है वो एक व्यक्ति की जिम्मेवारी भी है व्यक्ति की, जिसका उसको पालन करना पड़ेगा। तो ये बचाव के कुछ तरीके हैं। और बाकी फेक प्रोफाइल सामने आती हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें हम लोग लगातार अपने वी केयर फॉर यू के माध्यम से हम लोग महिलाओं को राहत देते हैं। यहाँ पे वी केयर फॉर यू हेल्पलाइन जो हमारी है वो ख़ास तौर से महिलाओं के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है, जिसमें अज्ञात कॉलर और फेक प्रोफाइल और आपके जो हैं परेशान करने वाले लोग, इस तरह की शिकायतें हम उसमें लेते हैं, और उसमें त्वरित जो है उसमें उस व्यक्ति को चिन्हित करके और उसको जो है उस पर कार्रवाई करके हम उसमें महिलाओं के लिए ख़ास तौर से ये हेल्पलाइन चलाते हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल, कई बार आम जनता जो है पहुंचती है और उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, या उसके छोटे से अमाउंट को यह कहकर बोल दिया जाता है कि आपका छोटा अमाउंट है, आपको यहाँ पर एफआईआर नहीं होगी, आप थाने पे जाइए, या थाना स्तर से वहाँ से उसे डांट टपट कर भगा दिया जाता है, क्योंकि एक पुलिस का रवैया रहा है। फिलहाल कमिश्नरी लागू होने के बाद में इंदौर पुलिस कमिश्नर साहब का यही कहना है कि तमाम सारी चीज़ों पर जो है पुलिस की अनुशासनहीनता नहीं देखने को मिलना चाहिए, या इस तरह के जो आम जनता का कहीं ना कहीं विश्वास हासिल करने की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें अब भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं उनकी भी जो है कार्रवाई कई बार हो जाती है, और कई बार उन्हें आवेदन लेकर उन्हें चलता कर दिया जाता है, जिसके बाद में इस तरह की परेशानियों से उनका विश्वास उठ जाता है। वो बहुत लालसा के साथ में यहाँ पहुँचते हैं, उन्हें लगता है कि हम लोग जब साइबर थाने पर पहुँचेंगे या कंट्रोल रूम पहुँचेंगे या साइबर ऑफिस में पहुँचेंगे तो हमारी सुनवाई होगी, हमारा पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन जब उसे इस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है तो उसका कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचती है, और वह कमिश्नरी सिस्टम से भी कहीं ना कहीं नाराज़ होता है। नहीं, इस तरह के कोई आपके सामने प्रकरण है तो बिल्कुल हमें उसको बताइए, और हमारे पास ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिसमें कि लोग हमको यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस के और बधाई धन्यवाद के हमको तो पत्र भी दे के गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मिल के गए हैं, और जिनके पैसे जो हैं फटाफट रिफंड भी हुए हैं, और 2 लाख 3 लाख 4 लाख 20 लाख तक के ऐसे प्रकरण हैं जिनमें कि लोगों के व्यक्तिगत तौर पर रिफंड भी हुए हैं। तो दोनों तरह के केसेस हैं। हम जो है किन परिस्थितियों में लोग निराश हुए वो आप हमें प्रकरण बताएंगे तो निश्चित ही हम उनका जो है उनका एनालिसिस करेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में इंदौर क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल जी, जिन्होंने हर बिंदु पर, हर पहलू पर, हर आपराधिक गतिविधि पर नज़र रखने की बात कही है, हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया है, और साथ ही साथ जनता को विश्वास दिलाया है कि इंदौर शहर में अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस पर लगाम भी लगाई जा रही है, अपराधियों पर भी जो है कार्रवाई हो रही है। जितने भी अपराधी शहर में बेखौफ घूम रहे हैं या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। बढ़ते साइबर अपराध, सेक्सटॉर्शन, गैंग और अपराधियों पर रोक लगाने के लिए जनता को भी साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है पुलिस के साथ में, और यही कहना है इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के इंदौर अपराध शाखा के डीसीपी निमिष अग्रवाल जी का। पलाश जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी कि जिस तरह से निमिष अग्रवाल जी ने बताया कि लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, लेकिन सिर्फ कार्रवाई करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अपराधियों के मन में बिल्कुल खौफ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, तो क्या किन बिंदुओं पर प्रशासन पीछे होता नजर आ रहा है, किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है प्रशासन को, जिस तरह से जिससे अपराधियों के मन में खौफ पैदा किया जा सके? जी रोशनी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सीधे हम दोबारा सर से जुड़ेंगे और सर से यह भी
पूछेंगे कि किस तरह से जो शहर में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे जी। हैं या इस तरह की चीज़ें। सर, एक स्टूडियो से सवाल आ रहा है कि जिस तरह से शहर में अपराधियों के ग्राफ की या अपराधियों में कहीं न कहीं डर, जो भय की हम बात करें, जो भय दिखना चाहिए वो भय नहीं दिख रहा है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे खून-खराबे या हत्याकांड की जैसी बात की जाए या चाकू लहराने, चाकूबाजी की बात की जाए, तो इस तरह के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और आम जनता कहीं न कहीं भयभीत है। उसको लेकर के किस तरह से पुलिस काम करेगी अब, क्योंकि अपराधियों में भय नहीं दिखने का कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो है कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं और जो है बहुत सारे अपराधों के शीर्ष में जो है कमी भी आई है और इसमें हम लोग लगातार यही प्रयास करते हैं कि जो आपके जो चिन्हित अपराधी हैं, जो आपके आदतन अपराधी हैं, उस पे हम कार्रवाई लगातार करते रहें। बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जिला बदर किए गए हैं, एनएसए किए गए हैं और जो है जो सीआरपीसी के जो कोड है उसके तहत भी 122 सी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। आदतन अपराधियों को अपराध करते तुरंत उनको जो है जेल भी भेजा गया है। उनको पहले बॉन्ड ओवर किया गया कि आप अपराध नहीं कर सकते और उन्होंने किया है तो तत्काल उनको जेल भी भेजा गया है। तो इसमें जो है कार्रवाई लगातार जारी है। जी। जी रोशनी, जिस तरह से सर का कहना है कि उस पर साफ तौर पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन बात की जाए तो फिलहाल कुछ जी। एक मामले ऐसे हैं जिसमें अब भी पुलिस के हाथ सबूत नहीं लगे हैं या अपराधी फरार है। कई ऐसे हत्याकांड हैं जिसका खुलासा नहीं हो पाया या उनकी पहचान तक नहीं हो पाई। सर, क्राइम ब्रांच ने एक लिस्ट भी बनाई थी। उस लिस्ट में क्या कुछ किन ऐसे जो है मामलों का जिक्र है या कौन से ऐसे अपराध हैं जिन्हें खुलासा होने की जो है संभावना है या उसमें जल्द खुलासा हो सकता है? नहीं, हमने हमने पुराने अनसुलझे अपराधों का हमने एक सूची बनाया था और उसमें हम लोग उनका इंटरनल एवेल्यूशन कर रहे हैं उसमें कि उसमें जो है कौन से में जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो उसमें एक अभी प्रक्रिया में है और उसमें निष्कर्ष आने पे आपको अवगत कराएंगे हम। जी। जी रोशनी, ये जो बात की जा रही थी इंदौर कमिश्नरेट के डीसीपी निमिष अग्रवाल, जिसे क्राइम ब्रांच हैं सर, और लगातार इस तरह के अपराधियों पर जो है कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ी जवाबदारी इसलिए भी है क्योंकि इंदौर शहर की कहीं ना कहीं जब अपराध की बढ़ने की बात की जाती है तो सबसे पहले इंदौर क्राइम ब्रांच पर आम व्यक्ति की भी नज़र टिक जाती है। सबसे यही उम्मीद रहती है कि इंदौर शहर के कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच टीम क्या कर रही है या किस अपराधी को जी। पकड़ा गया है। तो इस तरह के अपराधियों पर लगाम लगाने या अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच टीम लगातार काम कर रही है। एक लिस्ट तैयार की गई है जिसका फिलहाल सर ने खुलासा नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 10 से 15 अपराध ऐसे हैं जिसमें पुलिस ने एक लिस्ट तैयार की है, जो ऐसे हत्याकांड हैं जिनको अब तक बेपर्दा हैं, वो अब तक उन्हें पर्दा नहीं उठा है, उससे ना ही उनकी पहचान हो पाई है। इस तरह के तमाम सारे अपराधों पर जो है इंदौर क्राइम ब्रांच और अधिकारी जो हैं साफ तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जल्द खुलासा होने पलाश की जी, बात एक की आखिरी सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरह से इंदौर शहर लगातार नवाचार के लिए जाना जाता है और क्राइम ब्रांच या हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो लगातार अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसी को देखते हुए अपराधियों की पहचान के लिए एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो लॉन्च किया गया था वो कितना सफल होता नजर आ रहा है? साफ तौर पर फिंगरप्रिंट लॉन्च करने की बात की जाए सर, स्टूडियो से एक और सवाल आ रहा है। साथ ही साथ जो हमने बात की थी फिंगरप्रिंट लॉन्च करने की बात की जा रही थी, जिस तरह से अपराधियों के फिंगरप्रिंट लिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत में ज़रूर देखा गया था कि बहुत तेज़ी से जो है अपराधियों के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे थे और उन्हें कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ की बात की जाए या अपराध ट्रेस होने के लिए बहुत आसान बताया था। कहाँ तक पहुँची है वह प्रोसेस और क्या अब तक कितने अपराधियों के जो है फिंगरप्रिंट्स लिए जा चुके हैं? वो प्रोसेस जारी है और उसमें क्या है डेटाबेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और डेटाबेस की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो फिर और ऐप जो है अपने आप में इफेक्टिव होने लगता है। तो क्योंकि आपका डेटाबेस कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर किसी ऐप की जो है स्ट्रेंथ जो है निर्भर करती है। तो इसलिए उसमें लगातार हम लोग डेटा फीड कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में उसमें डेटा हम डाल चुके हैं। अभी जैसे जैसे वो इस्तेमाल में आएगा उसका जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अपने आप सामने आने लगेगी।
तो फिलहाल अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन डाटा लगातार डल रहा है, जी। अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो है अपराधियों से जो अपराध जिस तरह से खुलासे होने की बात की जाए तो उसके बाद में कहीं ना कहीं अपराधियों के भी खुलासे होंगे और अपराधों को जो है अपराध करने के बाद में अपराधी जिस तरह से अपने आप को बचा लेते हैं वह अब बचा नहीं पाएंगे, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। पलाश जी, इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता पलाश राठौड़ जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से इंदौर शहर में लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। हम क्राइम ब्रांच की बात करें तो क्राइम ब्रांच द्वारा किसी भी तरह का अपराध हो, चाहे वो लूट, स्नेचिंग, डकैती हो या कोई हत्या का अपराध हो या महिला संबंधी अपराध हो, हर एक अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और बात करें ड्रग पैडलर्स की, तो ड्रग पैडलर्स में भी कहीं ना कहीं खौफ नजर आ रहा है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसको देखकर। और इंदौर में हम बात करें, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो लॉन्च किया गया था वो शुरू में काफ़ी हद तक काफ़ी तेज़ी से उससे काम किया जा रहा था, लेकिन अभी भी काम जारी है। लेकिन कितना सफल साबित होता है इसका भी अभी आउटपुट देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, पुलिस का खौफ जो है अपराधियों के मन में वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्य करता है, आगे किस तरह से रणनीति अपनाता है अपराधियों को पकड़ने के लिए, और किस तरह से इंदौर में क्राइम ग्राफ प्रशासन द्वारा और क्राइम ब्रांच द्वारा कम किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।